परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत ही देखिए काफी नाटकीय रही। लगभग 2 घंटे की देरी हुई बारिश के कारण। फिर टॉस हुआ, इंग्लैंड ने जीता और कप्तान जॉस बटलर ने पहले गेंदबाजी चुनी, जो समझ आता है बारिश की संभावना को देखते हुए। हाँ, सही फैसला लगा उस समय तो। और खेल शुरू होते ही ये 9 ओवर प्रति साइड का कर दिया गया था। तो यहीं से ये तय हो गया था कि भाई डीएलएस पद्धति का असर रहेगा ही, क्योंकि खेल पहले ही छोटा हो चुका था। और इंग्लैंड का गेंदबाजी चुनना और फिर ल्यूक वुड का वो शुरुआती स्पेल कमाल का था। दूसरी गेंद पर रायन रिकेल्टन को चलता किया, वो भी 0 पर, गोल्डन डक। इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती थी इंग्लैंड के लिए? बिल्कुल सही, वुड ने अपनी लय एकदम बनाए रखी। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने लुआन रे प्रेटोरियस को भी आउटर दिया। अच्छा, वो कैसे आउट हुआ? प्रेटोरियस ने गेंद को हवा में खेला, शायद बाउंड्री के लिए, लेकिन मिड ऑफ पर सीधे फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे। मतलब 2 ओवर के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर रन भी ज्यादा नहीं थे। जाहिर है दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजी टीम पर आ गया था। ऐसे दबाव में अक्सर टीमें बिखर जाती हैं, पर यहाँ एडन मार्करम ने कमाल की दिलेरी दिखाई। ऐसा लगा मानो उन पर कोई प्रेशर था ही नहीं। हाँ, ये मार्करम की क्लास है। उन्होंने आते ही जैसे काउंटर अटैक शुरू कर दिया। सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन बना डाले, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। 14 गेंदों में 28, ये तो तूफानी पारी हुई। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उनके ज्यादातर शॉट्स वी एरिया में थे, मतलब गेंदबाज के सिर के ऊपर से या जमीन पर सीधे मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच। ये दिखाता है कि वो गेंद को कितनी अच्छी तरह देख रही थीं और उनका संतुलन कितना बेहतरीन था। इस पारी ने गिरते विकेटों के बीच दक्षिण अफ्रीका को वो जरूरी मोमेंटम दिया। लेकिन ये वी में खेलने का जोर क्यों? क्या इंग्लैंड ने उधर फील्डिंग थोड़ी कमजोर लगाई थी, या ये मार्करम का अपना पसंदीदा जोन है? मुझे लगता है दोनों बातें हो सकते हैं। T20 में अक्सर टीमें वाइड यॉर्कर या धीमी गेंदों के लिए थर्ड मैन और पॉइंट की तरफ ज्यादा मजबूत फील्ड रखती हैं। शायद मार्करम ने इसे भांप लिया और सीधे खेलने का फैसला किया जहां उन्हें गैप्स मिल रहे थे। और ये उनके आत्मविश्वास को भी दिखाता है कि वो गेंदबाज के सामने सीधे बल्ले से खेलने से डर नहीं रहे थे। उन्हें एक जीवनदान भी मिला था ना 24 रन पर। आदिल राशिद की गेंद पर एक मुश्किल कैच छूटा था, शायद लगा कि ये इंग्लैंड को बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, ऐसा लगा तो था उस वक्त, लेकिन मार्करम उस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके। उसी ओवर में राशिद की एक तेज गुगली पर वो पुल करने गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में उछल गई। शॉट फाइन लेग पर लूक वुड ने इस बार कोई गलती नहीं की। तो मार्करम की पारी छोटी रही मगर बहुत असरदार। जी हाँ, बहुत प्रभावशाली। और राशिद ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो बीच के ओवरों में इतने खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। मार्करम के जाने के बाद आए डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्हें बेबी एबी भी कहते हैं, और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि लोग उन्हें ये क्यों कहते हैं। लियाम डॉसन के ओवर में लगातार 2 छक्के, वो भी क्या सीधे छक्के थे। जबरदस्त हिटिंग थी वो 2 छक्के देकर ये साफ हो गया कि क्यों SA-20 यानी दक्षिण अफ्रीका की जो T20 लीग है, उसकी नीलामी में उन पर इतनी बड़ी बोली लगी थी। उनमें वो एक्स फैक्टर है जो मैच का रुख तेजी से बदल सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि वो स्पिन को कितनी आसानी से बाउंड्री के पार भेज सकते हैं। और ब्रेविस यही नहीं रुके। आदिल राशिद जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा। लेकिन फिर बल्लेबाजी का क्रम बदला और डोनोवन फरेरा क्रीज पर आए, और उन्होंने तो आते ही जैसे तहलका ही मचा दिया। बिल्कुल, फरेरा ने भी आते ही बड़े शॉट खेले। छठे ओवर में सैम करन को 2 छक्के जड़ दिए। उस एक ओवर में 20 रन आए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अचानक काफी मजबूत दिखने लगा। ये वो ओवर था जिसने पारी की रफ्तार को एकदम से ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन फिर विकेट भी गिरे। ब्रेविस भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। फिर ट्रिस्टन स्टब्स आए। आते ही पहली गेंद पर चौका, फिर एक छक्का भी लगाया, लेकिन अगले ही पल जिमी ओवर्टन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। थोड़ा लगा कि दक्षिण अफ्रीका फिर लड़खड़ा रहा है। हाँ, आखिरी ओवरों में विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन रेट कम नहीं हुआ। स्टब्स ने कम गेंदों में तेजी से रन जोड़े और फरेरा दूसरे छोर पर टिके रहे। उन्होंने अपना तीसरा छक्का भी लगाया। तभी बारिश फिर से आ गई और खेल रोकना पड़ा। अच्छा, तो स्कोर क्या था तब? 7.5 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे। ये शायद देखने में छोटा स्कोर लगे, लेकिन सिर्फ 7.5 ओवर में ये काफी कॉम्पिटिटिव स्कोर था। ठीक है, तो खेल रुका, इंतजार हुआ और करीब 50 मिनट बाद खिलाड़ी मैदान पे लौटे। लेकिन अब गणित, जैसा आपने कहा, पूरी तरह बदल चुका था। डीएलएस पद्धति लागू हुई और इंग्लैंड के सामने 5 ओवर में 69 रन का लक्ष्य रखा गया, मतलब लगभग 14 रन प्रति ओवर। जी हाँ, डीएलएस यानी डकवर्थ लुइस स्टर्न पद्धति का यही काम है। जब बारिश के कारण ओवर कम होते हैं तो ये बचे हुए ओवर और विकेटों को ध्यान में रखकर एक संतुलित लक्ष्य तय करती है। यह हमेशा परफेक्ट न लगे, पर यह सुनिश्चित करती है कि चेज करने वाली टीम को एक उचित, हालांकि अक्सर मुश्किल लक्ष्य मिले। और 5 ओवर में 69 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पास पारी जमाने का वक्त ही नहीं होता, पहली गेंद से ही मारना होता है। और इंग्लैंड की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी हुई। कगिसो रबाडा की पहली ही गेंद और फिल सॉल्ट आउट, बोल्ड। इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता था भला? रबाडा ने आते ही अपनी क्लास दिखाई, पहले ही गेंद पर सॉल्ट को बोल्ड कर दिया। ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सॉल्ट पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत ही एकदम बैकफुट पर हो गई।
इस मुश्किल हालात में सारी उम्मीदें कप्तान जॉस बटलर पर थीं और उन्होंने अपने इरादे जाहिर भी किए। रबाडा के उसी ओवर में एक चौका और फिर एक जोरदार छक्का लगाया। लगा कि शायद बटलर अकेले ही इंग्लैंड को निकाल ले जाएंगे। उनकी बल्लेबाजी में वो दम दिख रहा था। बटलर ने कोशिश जरूर की, लेकिन T20 में खासकर इतने छोटे चेज में एक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता जब तक दूसरे छोर से थोड़ा बहुत सहयोग न मिले। और इंग्लैंड के साथ यही हुआ। जैकब बेथल आए, एक छक्का लगाया उन्होंने, लेकिन अगली ही गेंद पर वो भी चलते बने। और फिर हैरी ब्रूक, जिनसे इंग्लैंड को काफी उम्मीदें थीं, खासकर छोटे फॉर्मेट में उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए, वो 4 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए। ये तो अविश्वसनीय था। बिल्कुल, ब्रूक का इस तरह आउट होना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था। ओटनील बैटमैन की गेंद पर वो पूरी तरह चूक गए और बोल्ड हो गए। मध्य क्रम का इस तरह ढह जाना, बेथेल और ब्रूक का जल्दी आउट होना, इसने बटलर पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया। अब लक्ष्य हर गेंद के साथ और मुश्किल होता जा रहा था। बटलर फिर भी लड़ते रहे। एक और शानदार छक्का लगाया उन्होंने काउ कॉर्नर के ऊपर से पुल शॉट पर। लग रहा था कि जब तक बटलर क्रीज पर है कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर लेकिन वो छक्का लगाने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर वो कॉबिन बॉश का शिकार बन गए। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में चली गई। ओहो, तो बटलर भी आउट हो गए। जी, बटलर 10 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही इंग्लैंड की जीत की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी लगभग खत्म हो गई। ये मैच का सबसे बड़ा निर्णायक पल था। तो आखिरी ओवर में समीकरण था 26 रन चाहिए। गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश। सैम करन ने पहली गेंद पर छक्का जड़कर थोड़ा ड्रामा जरूर पैदा किया। उस छक्के से एक पल को लगा कि क्या कोई चमत्कार होगा, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था और बॉश ने दबाव में अच्छी गेंदबाजी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने टॉम बैंटन को बोल्ड कर दिया, जो 5 रन बनाकर खेल रहे थे। अच्छा। इसके बाद बॉश ने करन और दूसरे बल्लेबाजों को बांधे रखा। आखिरी 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए। ये दिखाता है कि उन्होंने कितने अच्छे नर्व्स दिखाए उस प्रेशर सिचुएशन में। तो अंत में दक्षिण अफ्रीका ने डीएलएस मेथड से 14 रन से यह मैच जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। एक छोटा मैच, लेकिन एक्शन और रोमांच से भरपूर रहा। बिल्कुल। अगर हम इस मैच के हीरोज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मार्करम की वो शुरुआती तेज पारी, डेवाल्ड ब्रेविस के बीच के ओवरों में लगाए गए छक्के और डोनोवन फरेरा की फिनिशिंग टच, इन सब ने मिलकर उन्हें उस स्कोर तक पहुंचाया जो अंत में मैच जिताने वाला साबित हुआ। उनकी बल्लेबाजी में वो इरादा साफ दिख रहा था। और इंग्लैंड की तरफ से बटलर के अलावा कोई और नाम लेना मुश्किल है शायद। सही कहा आपने। बटलर ने अकेले केला लड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। गेंदबाजी में इंग्लैंड के लिए ल्यूक वुड ने 2 विकेट लेकर शानदार शुरुआत जरूर की थी, लेकिन बाकी गेंदबाज उस दबाव को बनाए नहीं रख पाए, खासकर फरेरा और ब्रेविस के सामने। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी का क्या कहेंगे? क्या रबाडा का पहला ओवर और बॉश का आखिरी ओवर ही निर्णायक साबित हुआ? निश्चित रूप से। रबाडा ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर टोन सेट कर दिया और कॉबिन बॉश ने आखिरी ओवर में जिस तरह का संयम दिखाया, वो सच में काबिले तारीफ था। बीच के ओवरों में बैटमैन ने भी ब्रूक का वो महत्वपूर्ण विकेट लिया था। कुल मिलाकर देखें तो उनकी गेंदबाजी ज्यादा अनुशासित और मौके के हिसाब से बेहतर रही। और इस समय बारिश और डीएलएस की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या इसने मैच को ज्यादा दिलचस्प बनाया या आप कहेंगे कि खेल का मजा किरकिरा कर दिया? ये एक क्या कहते हैं, 2 धारी तलवार जैसी चीज है। बारिश हमेशा खेल में बाधा तो डालती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब ओवर कम होते हैं तो खेल की रफ्तार और